हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया था। आज जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। जब हम इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, तो साथ साथ उसकी वैल्यू भी निकालेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम देखें तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसकी डेफिनेशन दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। एक फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूजिंग, acquire and use the capital resources by a firm or a company। कंपनी जो कैपिटल यूज करती है अपने शेयर होल्डर्स का, डिबेंचर होल्डर्स की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की, डिबेंचर होल्डर्स की, जिनको हम बॉन्ड होल्डर्स भी कहते हैं, उसकी रिटर्न में उनको क्या देते हैं हम? इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं? डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं? डिविडेंड। वो जो हम दे रहे हैं उनकी कैपिटल के ऊपर, वो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। एक तो ये है रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज रिटर्न ऑन कैपिटल। जो कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ये रिटर्न है। इट इज रिटर्न ऑन कैपिटल और एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि वो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल प्रोवाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो कैपिटल प्रोवाइडर्स के लिए ये रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है। इसे हम कट ऑफ रेट भी कहते हैं, डिस्काउंटिंग रेट। अभी हमने पीछे चैप्टर किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें जो डिस्काउंटिंग रेट है वो यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मैंने स्पेसिफाई भी किया था। सो इट इज कॉस्ट और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द कैपिटल। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट है, रिसीवर कैपिटल प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिटर्न है। अब हम इनके फॉर्मूले करते हैं, कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला जाता है। हमारी जो कैपिटल है वो दो तरह की होती है। कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स। यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करते हैं। वन इज borrowed capital, one is owner's capital। borrowed capital में क्या क्या आ जाता है? डिबेंचर्स, जिनको हम बॉन्ड्स भी बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स, मॉर्टगेज, लोन, ये सब एक ही बात है। बैंक लोन वगैरह कुछ भी। ओनर्स कैपिटल में
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सारी ओनर्स कैपिटल है। अब इनकी हम कॉस्ट निकालेंगे, सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, सबके अपने अपने केसेस हैं। चलो हम वन बाय वन इनकी कॉस्ट निकालने के फॉर्मूले करते हैं। आज मैं जो आपको कराऊंगा डिबेंचर्स, बॉन्ड्स मतलब बोरोड कैपिटल की कॉस्ट निकालूंगा। लो इसके केसेस करते हैं, सबका मैं एक एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं। कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, इसमें फर्स्ट केस है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, जिसे हम परपेचुअल डेट भी कहते हैं। परपेचुअल मींस जिसकी कोई मैच्योरिटी का टाइम पीरियड क्वेश्चन में नहीं गिवन, एन गिवन नहीं है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स। वैसे कंपनीज एक्ट ने इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करने प्रोहिबिट कर दिए, बंद कर दिए, लेकिन कोई पुरानी सीरीज चलती आ रही है उनको हम इररिडीमेबल या परपेचुअल मींस जिसकी टाइम पीरियड की कोई सर्टेनिटी नहीं है। कंपनी ये डिबेंचर्स इशू करती है, डिबेंचर होल्डर्स को पूरी, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक इंटरेस्ट पे करती रहती है। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो डिबेंचर होल्डर्स को उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया जाता है। दैट मींस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट पे करती है हर साल, ईयरली या हाफ ईयरली, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं करती। इसीलिए इसका नाम है इररिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल मींस जिसकी परपेचुइटी, जिसका टाइम पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट सर्टन। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड बाय द कंपनी ओनली एट द टाइम व्हेन द कंपनी गोज इन वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स। जब कंपनी लिक्विडेट होगी, वाइंड अप होगी, तभी इनका प्रिंसिपल इनको वापस किया जाएगा। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी सिर्फ अपने डिबेंचर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करती है, आइदर ईयरली और हाफ ईयरली एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर इशू। सो कैसे पहचान आएगी क्वेश्चन में कि ये इररिडीमेबल डेट है जिसमें टाइम पीरियड लाइफ ना दिया हो, 10% 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, आगे टाइम पीरियड नहीं दिया, मींस इररिडीमेबल डेट है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? के फुट में डी ए क्यों लिखते हैं हम? आफ्टर टैक्स। दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर, ये कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स। फॉर्मूला है इंटरेस्ट पर एनम अपॉन नेट प्रोसीड्स, जिसको कुछ बुक्स में मार्केट वैल्यू भी कहा गया है, पर मेन वर्ड नेट प्रोसीड्स ही होता है, इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट 1 साल का, नेट प्रोसीड्स जिसको हम मार्केट वैल्यू भी कहते हैं, इनटू 100 1 माइनस टैक्स रेट। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अब एक एक वर्ड देखिए हम। सबसे पहले इंटरेस्ट साल का, फर्स्ट पॉइंट नोट है ये, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डेट। क्वेश्चन में 10% 1 लाख रुपीस के डिवेंचर्स हैं, इशूड एट 1,20,000, लेकिन जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है, चाहे इशू प्रीमियम पर है, चाहे पार पर है, चाहे डिस्काउंट पर है। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया। साल का इंटरेस्ट, नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स क्या होता है? इट इज इशू प्राइस कहते हैं हम इसे, जिस रेट पर कंपनी ने सिक्योरिटीज को इशू किया है।
इट इज फेस वैल्यू, अगर पार पर इशू है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू, अगर प्रीमियम पर इशू है, और फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट ऑन इशू एज द केस में बी। अगर पार पर इशू है तो फेस वैल्यू ही हमारी नेट प्रोसीड्स है, अगर प्रीमियम पर इशू है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पर इशू है माइनस डिस्काउंट लेस, तीनों केस में लेस फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट like underwriting commission, brokerage एक्सेट्रा। कई बार फ्लोटेशन कॉस्ट भी परसेंटेज में दे देता है, 5%, 1%, 2%। थर्ड नोट, फ्लोटेशन कॉस्ट इज calculated on net proceeds unless otherwise specified। अगर क्वेश्चन में कहा है कि पार वैल्यू पर कैलकुलेट करो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो पार वैल्यू पर करना, अदरवाइज नेट प्रोसीड्स पर ही कैलकुलेट होती है। फोर्थ, T इज टैक्स रेट। So interest upon net proceeds into 100, 1 minus tax rate becomes cost of debt after tax. It is cost of irredeemable debt. मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। 10%, मैं बहुत छोटी अमाउंट रख रहा हूं, 1000 डिबेंचर इशू एट 20% प्रीमियम, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, टैक्स रेट इज 50%। KDA, interest is on the face value 100 upon net proceeds 1000 plus 20% 200, 1200 minus flotation cost 5% on the net proceeds, 60 रुपए हो गया। 1200 का 5% माइनस 60 रुपए, 1140 इंटू 100, 1 माइनस 0.50, 100 डिवाइडेड बाय 1140 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.50, इट इज 4.38% आफ्टर टैक्स आ गया। तो 1000 का 10% 100 रुपए, 1000 प्लस 20% माइनस 5%, 1140, 100 डिवाइडेड बाय 1140 इंटू 100 इंटू 50% किया, 4.38% आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। आगे इररिडीमेबल डेट, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये टैक्स है, ये इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। Second case, cost of redeemable debt redemption in
सिंगल इंस्टॉलमेंट ऑन मैच्योरिटी। मतलब क्या हुआ, आपने डिबेंचर का चैप्टर भी थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन टू वेज, आइदर लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर रिडम्पशन लमसम है, इसे हम बोलते हैं लमसम रिडम्पशन। मतलब जब डिबेंचर्स की लाइफ खत्म होती है, से 5 ईयर लाइफ है, उस टाइम कंपनी इकट्ठे ही पैसे वापस कर देती है डिबेंचर होल्डर्स को। दिस इज नोन एज रिडम्पशन इन सिंगल इंस्टॉलमेंट ऑन मैच्योरिटी, और वी कैन सी इट एज लमसम रिडम्पशन। एक और केस करेंगे, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। हर साल कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा अपने डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करती रहती है ताकि लायबिलिटी इकट्ठी ना हो। तो ये वाला जो मेथड होता है, ये वाला जो केस है, इसमें हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड से निकालते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड लगाते हैं, जिसको हम IRR कहते हैं। ये हम कैपिटल बजटिंग में भी करेंगे, नेक्स्ट मेथड में भी करेंगे। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, तो बेटर है आप शॉर्टकट मेथड से ही करिए, तकरीबन सेम आंसर आता है। लेकिन शॉर्टकट मेथड तभी लगता है अगर लमसम रिडम्पशन इन सिंगल इंस्टॉलमेंट है। जो नेक्स्ट केस करेंगे, इन इंस्टॉलमेंट रिडम्पशन जो है, वहां शॉर्टकट मेथड नहीं लगता, वहां हमें IRR मेथड से ही लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला देखें शॉर्टकट मेथड का, ये शॉर्टकट मेथड है। इंटरेस्ट पर एनम 1 - T प्लस redeemable value minus net proceeds upon number of years of life। मैं इसको शॉर्ट नेम लिख रहा हूं, दिस इज RV, redeemable value plus net proceeds upon 2 × 100।